Hey students, welcome to lecture 12 of Principle of Inheritance and Variation. So लास्ट लेक्चर में हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अभी हमारा बाकी था, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है ये, मोस्टली एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम में चेंजेस की वजह से, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी मतलब इट इज द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट अगर तो नलिसोमी, ठीक है। क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड सेट मोनोसोमी। इसी तरीके से सारे दिए थे, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो हम फटाफट इससे आगे चलते हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट, ठीक है। एनिमल्स में, ह्यूमंस में बहुत रेयर है, बट प्लांट्स में काफी देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के हैं। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, 45 ऑटोसोम्स, ठीक है, XX या फिर 45 ऑटोसोम्स प्लस XY, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं। ऑलरेडी कितने होने चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, एक क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ गया। अब डायग्राम में भी दे सकते हो, एवरी क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, बट 21 क्रोमोसोम में हमको 3 कॉपी दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज नोन एज डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है। फीचर्स क्या है, शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, बरोड बिग टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक पाम सीमियन क्रीज, ठीक है। इस तरीके से उनका हाथ होगा, ठीक है, इस तरीके से उसकी क्रीज होगी हमेशा, ठीक है। नॉर्मल पाम क्रीज ऐसे होती है, एक लाइन जो है ऊपर की तरफ जाती है और एक दूसरी यहाँ से इस तरीके से आती है, बट इसमें जो है पूरा एक ही लाइन यहाँ पर होगा, इसको हम बोलते हैं सीमियन क्रीज, ठीक है। समझ गए। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है, फिंगर टिप्स पे जो है मैनी लूप्स होंगे, ठीक है। रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमीटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है बट मेंटल डेवलपमेंट उस बच्चे का नहीं होगा, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस होंगी, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, इनको पैदा होते के टाइम से ही हार्ट प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। सेकेंड है क्लिफेंटर सिंड्रोम। इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, ठीक है। मेल में हमें पता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है, बट यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम मेल के पास होंगे, तो ये हो जाएगा 44A। ऑटोसोम्स तो सेम ही है, बट यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, तो यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ऑटोसोम्स तो नॉर्मल ह्यूमन जैसे ही हैं, एक्स और वाई जो एक एक होने चाहिए, तो वहां पर एक्स जो है वो 2 है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउ फेमिनाइन डेवलपमेंट, ठीक है। मेल में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हमको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होंगे ये, ठीक है, और मेंटली रिटार्डेड रहेंगे, ठीक है। समझ गए। थर्ड हमारा यहाँ पर आता है टर्नर सिंड्रोम। इट इज द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अब फीमेल में हमें पता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बट यहाँ पर वो एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, XO 44A कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। XO मतलब डबल एक्स होना चाहिए था यहाँ पे, तो क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे। यहाँ पर लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, इससे पहले वालों में गेन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा था, ठीक है। फीचर्स की बात करें, स्टेराइल होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे, ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ओवरीज फंक्शन नहीं करेंगी। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। ड्वार्फ होंगे ये, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं टू अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस इज ए मेथड
टू नो द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फैमिली ट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली लोग बनाते हैं इस तरीके का फैमिली ट्री, ठीक है, कि ये मेरे दादा दादी थे, फिर नाना नानी थे, ठीक है, उससे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के इतने भाई बहन है, ठीक है, वो होता है नॉर्मल ट्री। साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर जेनेटिक्स में हम लोग इस तरीके का फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहचानना पड़ेगा हमें कि ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड, ठीक है। ये मोस्टली जब किसी में डिजीज्ड कंडीशन होती है, हेरिटेबल डिजीजेस होती है कुछ फैमिली में, तो वहां पर ये बहुत काम आता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। डॉक्टर कभी भी आप कुछ भी बीमारी के बारे में बताने जाओगे तो वो पूरा पूछेगा पीछे का, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा डिजीज है जो जेनेटिक डिजीज है या इनहेरिटेड, आपको लग रहा है इनहेरिटेंस होता है उसमें, ठीक है, और डॉक्टर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सीधे दवाई दे रहा है, तो समझ लो कि उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, वो बेकार है, ठीक है। जब तक वो फैमिली हिस्ट्री में नहीं जा रहा है तब तक डॉक्टर एक्चुअल में बीमारी पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसको फैमिली हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, उसमें फैमिली हिस्ट्री की जरूरत नहीं। जो भी इनहेरिटेबल बीमारियां हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके सिम्टम्स हैं, अभी जैसे डायबिटीज है, उसको अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि इनहेरिटेबल है या नहीं है, कुछ डायबिटीज होती है कुछ नहीं होती, पर उसमें भी फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर पूछेगा अगर डायबिटीज के भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेशन और चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड एज फैमिली ट्री, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैमिली ट्री। और दिस इज पेडिग्री, पेडिग्री मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडीज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटीज और डिजीज, ठीक है। मोस्टली ये डिजीज को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि डिजीज किस तरीके का है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंबल्स, ठीक है। मेल को हम स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसका सेक्स नहीं बताया गया है, ठीक है। इस तरीके का सिंबल है तो हमको नहीं पता वो मेल है फीमेल है, ठीक है। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल फील्ड रहेगा, ठीक है, डार्क कलर में रहेगा, जैसे जो अनअफेक्टेड है वो लाइट शेड में रहेंगे, या खाली रहेगा बॉक्स, स्क्वायर बना होगा, अंदर कोई कलर नहीं होगा, या फिर अगर दोनों में कलर यूज कर रहे हैं तो अफेक्टेड वाला डार्क रहेगा, ठीक है। तो फील्ड रहेगा अफेक्टेड वाले का, स्क्वायर हो या सर्कल हो, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट मेटिंग, ठीक है, जो बीच में साइन है, ठीक है। दो लाइन अगर बीच में तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। अब इस तरीके से ऊपर वाले पेरेंट्स होंगे और नीचे वाले उनके चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जैसे हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी और एक बेटा, ठीक है, इस तरीके से हम इसको आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। लाइन को हमको फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स को बीमारी नहीं है बट बच्चे को बीमारी है, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसे। और यहाँ पे अगर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर लिखा हुआ है, तो उतने अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग इस तरीके के हैं जिनका सेक्स हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके के सिंबल हम यूज करेंगे। अब आप लोग कुछ जो है इस तरीके के, आप ये पेडिग्री आपको देखने को आएगी, ठीक है, ये आपको आ जाएगा और आपको पहचानना है या तो कि ये कौन सा तरह का इनहेरिटेंस है, कौन से तरह का पेडिग्री, आप पहचानो। यहाँ पर कैसे पहचानोगे इसे, मैं अगर आपको ये डायग्राम दे दूं टेस्ट में और बोलूं कि बेटा पहचानो ये किस तरह का इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है, या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रेसेसिव है, ठीक है। तो ये चार तरह की याद करना है आपको, ये चार तरह के इनहेरिटेंसी होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स डोमिनेंट या सेक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स रेसेसिव। ये चार तरीके में से एक होगा, चारों के अलग अलग एग्जांपल्स है। अगर आपने डिकोड कर लिया कि ये कौन सा है तो ऑप्शन में, जैसे मान लो आपने पता कर लिया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन कौन सी डिजीज है, उन डिजीजों में से एक ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये कुछ ट्रिक्स जो है याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको याद करने, इसी से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। फर्स्ट
क्या है, डोंट स्किप जनरेशन, ये बीमारी जनरेशन स्किप नहीं करती, मतलब हर जनरेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है इसका, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो आपको अगर कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि पेरेंट तो अफेक्टेड थे बट बच्चा अफेक्टेड नहीं है, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। उसके एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। सेकंड आते हैं हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव की तरफ। ये जनरेशन स्किप करता है, यहाँ पे था डोंट स्किप जनरेशन, ये स्किप जो करता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में था, सेकंड जनरेशन में सब नॉर्मल होंगे, थर्ड जनरेशन में डिजीज वापस आ जाएगी, ठीक है। मान लो दादा में थी, दादा के बच्चों में, आपके पापा चाचा लोगों में नहीं थी, फिर आप में वो बीमारी आई, मतलब स्किप कर रहा है जनरेशन, हर जनरेशन में वो बीमारी नहीं आ रही है, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। यहां से उल्टा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, पेरेंट्स को, माँ और बाप को बीमारी नहीं है बट उनके बच्चों में बीमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। एक्स लिंक थर्ड है, एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, यहाँ पर है एक्स लिंक डोमिनेंट। डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, तो ये हमको ऑब्जर्व करना है उस चार्ट में कि फादर से सन में डिजीज नहीं जा रही है, ठीक है। अगर कहीं पे भी फादर से सन में नहीं जा रही है तो वो हम फर्स्ट क्लू ले सकते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट है, बट कंफर्म नहीं है। दूसरा क्लू भी पास होना चाहिए, उसमें दोनों क्लू होने चाहिए। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर कोई फादर अफेक्टेड है तो उसकी सारी बेटियां अफेक्टेड होंगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्लू है इसका। तो ऐसा अगर आपको देखने को मिल रहा है चार्ट में तो हम बोल सकते हैं वो एक्स लिंक डोमिनेंट है, ठीक है। एग्जांपल है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है। फोर्थ है हमारा एक्स लिंक रिसेसिव, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। तो आप काउंट कर सकते हो अफेक्टेड पर्सन कितने हैं पूरे चार्ट में। अगर मेल ज्यादा अफेक्टेड है, फीमेल कम अफेक्टेड है, तो हमारा शक जाएगा कि वो एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। शक जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है, बट ये एक तरीका है कि चारों में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो मेल्स ज्यादा अफेक्टेड है, उस चार्ट में फीमेल कम है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है। दूसरा, डिजीज टेंड टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, मदर से सन में जाएगा, फादर से डॉटर में जाएगा। डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन में नहीं जाएगा। तो ये तीनों हिंट उसमें फिट बैठने चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो एक एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन में ये पूछा होगा, चार्ट देखे, ये चारों ऑप्शन दिए होंगे कि पहचानो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, या फिर इनके भी एग्जांपल दिए होंगे कि दिस चार्ट, मान लो एक्स लिंक रिसेसिव का चार्ट दिया है, तो पहले तो तुम्हें पहचानना है कि वो एक्स लिंक रिसेसिव है। ऑप्शन में क्या दिए होंगे, बीमारियों के नाम दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, हंटिंगटन डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए, आपने चार्ट पहचान लिया कि वो एक्स लिंक रिसेसिव का चार्ट है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया पे टिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह या तो डायरेक्टली ये नाम लिखे होंगे ऊपर वाले, या फिर बीमारी का नाम लिखा होगा, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। ये स्लाइड याद जिसको नहीं होगी वो पेडिग्री कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड पहले याद कर लो, फिर आप यहाँ पर पहुंचो। अब थोड़ा लगेगा आपको कि भाई यहाँ पे मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ ये स्लाइड पढ़ने के बाद। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक फैमिली है, इनके 3 बच्चे हैं, ये एक फैमिली है, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी फैमिली का जो इनका जो बेटा था, दूसरा बेटा, ठीक है, पहला बेटा बोलो, दूसरा बेटा बोलो, ठीक है, इसका दूसरी फैमिली से साथ इसका शादी हुआ, ठीक है, उनके 3 बच्चे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको क्लू कहाँ मिलेगा, क्लू हमको ढूंढना है। अफेक्टेड पेरेंट्स, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, फिर भी ये बेटा अनअफेक्टेड है, ऐसा हमें कहाँ देखने को मिला था। अगर हम पीछे जाए, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये साफ साफ क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो ये बहुत आसान है सॉल्व करना, ठीक है, बट आपको पीछे वाले क्लूज जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में स्लाइड देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको ये स्लाइड के चारों के क्लूज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अफेक्टेड पेरेंट्स का अगर अनअफेक्टेड चाइल्ड हो रहा है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये दूसरा एक अब पेडिग्री चार्ट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, मदर अनअफेक्टेड है, ठीक है। इनके 3 बच्चे हुए, ठीक है, तीनों अनअफेक्टेड है। फिर इसकी से शादी हुई, ठीक है, इसमें सन अफेक्टेड है। दूसरी फैमिली में देख रहे हैं मदर अफेक्टेड है, फादर अनअफेक्टेड है, बट एक सन
अफेक्टेड हुआ, डॉटर अनअफेक्ट। देखो ये लाइन अगर ऊपर से लाइन नहीं मतलब ये इनकी बच्ची नहीं है, ठीक है, ये कोई दूसरी फैमिली की जिसकी इसके साथ शादी हुई है, ठीक है। तो दिस इज मेल अनअफेक्टेड, ठीक है, फीमेल अनअफेक्टेड, और यहाँ पर एक बेटा जो है वो अफेक्टेड है इनका, ठीक है। और फिर इनका देखा कि इनके दोनों बेटे, बेटा बेटी दोनों अफेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें क्लू ढूंढना है। क्लू हमें कहाँ मिलेगा? देखो जनरेशन स्किप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इनका है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि इनकी तीनों में नहीं हो रहा है, ठीक है, मींस जनरेशन स्किप हो रहा है बट आगे जाके ये पास ऑन हो रहा है। देखो इन तीनों में नहीं हुआ बट यहाँ पर ये पास हुआ, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो वो तो इससे भी आ सकता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, ये हमें क्लू दे रहा है एक, क्या क्लू दे रहा है? अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। मदर भी अनअफेक्टेड, फादर भी अनअफेक्टेड, फिर भी चिल्ड्रन अफेक्टेड। कहाँ देखने को मिला था ऐसा? अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हमने देखा अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन मीन ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पेडिग्री। यहां पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, क्लूज देखो क्या क्लूज मिल रहे हैं आप। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, मदर अनअफेक्टेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तीनों डॉटर उसके अफेक्टेड है, ठीक है। तो पहले ही जनरेशन में मुझे क्लू दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फादर अनअफेक्टेड है फिर भी डॉटर अफेक्टेड है, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि वो इस डॉटर से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डॉटर अफेक्टेड है बट मदर अफेक्टेड है। यहां पर हम देख रहे हैं कि फादर अफेक्टेड है तो डॉटर अफेक्टेड है। तो फादर अफेक्टेड है, उसका कंपलसरी डॉटर अफेक्टेड है, तो हम क्या सोच सकते हैं? हम वापस चलते हैं स्लाइड पे। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ठीक है, और फादर से सन में नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम देखें इसमें फिर से, ऑल डॉटर्स विल हैव अफेक्टेड डॉटर्स, इस, ठीक है, अफेक्टेड फादर का अफेक्टेड डॉटर होगा, ठीक है, समझ गए। और फादर से सन में, यहाँ पे देखो मदर अनअफेक्टेड है तो फादर अफेक्टेड है, फादर से सन में नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर सन में गया है तो मदर से गया है, यहाँ पे भी सन में गया है तो मदर से गया है, ठीक है, क्योंकि फादर दोनों जगह अनअफेक्टेड है। यहाँ पे फादर अफेक्टेड है तो फादर से सिर्फ डॉटर में गया है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है। क्लूज पढ़ने हैं और क्लूज यहाँ पर ढूंढने हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा, इसको आप एनालाइज करो, ठीक है। अभी तो देखो मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा अब लास्ट वाला जो बचा वही होगा, बट एग्जाम में आएगा तो कोई सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है सबने पहले बता दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर रेसेसिव बता दिया, फिर एक्स लिंक डोमिनेंट बता दिया, तो ये होगा हमारा एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है। बट एग्जाम में कोई सीक्वेंस नहीं मिलने वाला है, तो कैसे पहचाने वो क्लूज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो फादर अनअफेक्टेड, मदर अफेक्टेड, ठीक है, सन अफेक्टेड है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरेशन भी स्किप नहीं हो रहा है ना, जनरेशन भी स्किप यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अनअफेक्टेड का जो है अफेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है, बट इधर मदर अफेक्टेड थी, ठीक है, वहां से आया है, ठीक है। यहाँ पर अफेक्टेड चिल्ड्रन के सारे अफेक्टेड हो गए, तो वो वाला क्लू हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, क्लू हमको देखने को मिल रहा है कि मेल 1 2 3 4 5 अफेक्टेड है, ठीक है। मेल जो है वो 5 अफेक्टेड है, फीमेल 3 अफेक्टेड है। मेल्स आर मोर अफेक्टिव, ये क्लू हमें कहाँ देखने को मिला था? मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ठीक है। चलो फर्स्ट क्लू हो गया। डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, ठीक है। फादर से सन में ये डिजीज नहीं जाती। लास्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं,
ठीक है, मदर से सन में जाएगी, फादर से सन में ये डिजीज नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आया है फादर से तो वो मदर से आया होगा। बट इसमें हमारा सबसे बड़ा क्लू क्या है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, तो वो क्लू अगर हमें कहीं मिल रहा है तो वो है एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चारों तरीके के पेडिग्री सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वही क्लूज लगने हैं और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। वो क्लूज आप लगाओ, ठीक है। पहले सिंपल पेडिग्री सॉल्व करो, फिर थोड़ा उसको हाई लेवल पे जाओ, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पर हम एंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं तो वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। वो मैं एक वीडियोज में सारे टॉपिक्स डाल दूंगा। मोस्टली क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो गए। आपको अगर ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक रह गया है तो आप मुझे बता दो, मैं अगर भूल गया हूँ कोई टॉपिक कवर करना। एनसीईआरटी लेवल तो सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। एनसीईआरटी के बाहर के कुछ एक दो टॉपिक है जो अभी नहीं पूछे जाते हैं फिर भी हमको पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको एक लेक्चर और इसका दूंगा तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस 99% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन जो है 4-5 साल से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हमको, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।